नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 परीक्षा को लेकर पर्यावरण या विज्ञान विषय के इस वीडियो में। आप पर्यावरण समझ लीजिए या विज्ञान समझ लीजिए, क्योंकि दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो आज हम साथियों पढ़ेंगे क्या, अमीनो अम्ल। क्या पढ़ेंगे साथियों? आज हम पढ़ेंगे अमीनो अम्ल। हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल ये हम टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि इधर से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो किस तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो केवल हम उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम अमीनो अम्ल बताएं तो ये प्रोटीनों, क्या होता है? प्रोटीनों की संयोजक इकाइयां कहलाती हैं। क्या है? प्रोटीनों की संयोजक इकाइयां होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? प्रोटीनों की संयोजक इकाइयां कहलाती हैं। क्या? अमीनो अम्ल। मतलब प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। और अमीनो अम्ल के प्रकार देखते हैं तो अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। इधर से देखते हैं प्रकार। अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, तो इन दोनों के प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है केवल भोजन से प्राप्त। ठीक है, केवल भोजन से प्राप्त। और दूसरा है शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं शरीर की कोशिकाओं में निर्मित भी कह सकते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? शरीर की कोशिकाओं में होता है। तो सबसे जो मेन चीज है जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है, तो वो आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्या? प्रोटीनों की संयोजक इकाइयां। क्या याद रखना है? प्रोटीनों की संयोजक इकाइयां कहलाते हैं ये। तो अब हम आगे देखें, भोजन से प्राप्त कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम आपको कुछ अमीनो अम्लों के नाम बताएंगे, जैसे कि हिस्टीडीन। क्या है? हिस्टीडीन, ये भोजन से प्राप्त होता है। आइसोल्यूशन। ठीक है, आइसोल्यूशन। इसके बाद ल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लाइसिन। लाइसिन भी भोजन से प्राप्त होता है। इसके बाद वेलिन। ठीक है, क्या है? वेलिन। और इसके बाद थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन आदि और भी होते हैं, अ, जैसे अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब होते हैं। तो भोजन से प्राप्त तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, जो शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं, तो शरीर की कोशिकाओं में जो बनते हैं, तो इसमें ग्लाइसिन। क्या है साथियों? ग्लाइसिन, सेरीन। सेरीन के बाद है एलेनिन। एलेनिन, एलेनिन के बाद है ग्लूटामीन। ग्लूटामिन, ग्लूटामिन के बाद है सिस्टीन। सिस्टीन आदि। तो ये जो अमीनो अम्ल है, ये क्या होते हैं? शरीर की कोशिकाओं में ही निर्मित हो जाते हैं। तो ये था अमीनो अम्ल, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है। और ये प्रोटीनों की इकाइयां होती हैं, संयोजक इकाइयां, और इन्हीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। और हम आगे देखते हैं खनिज लवण के बारे में। किसके बारे में साथियों? खनिज लवण के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न अक्सर
बनते हैं साथियों। कहाँ से? खनिज लवण से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो हम उसी को समझते हैं। क्या अगला टॉपिक साथियों? खनिज लवण। इधर से देखते हैं हम। खनिज लवण, ठीक है। और अगर हम खनिज लवण को समझें तो सबसे पहले खनिजों के कार्य क्या होते हैं? तो खनिजों के जो कार्य होते हैं शरीर में, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका संतुलन बनाते हैं, ठीक है। हड्डियों दांतों की मजबूती में सहायता करते हैं, पेशी संकुचन में सहायक होते हैं, है ना। और जैसे कह सकते हैं कैंसर से बचाव हेतु भी सहायक होते हैं, है ना। इंसुलिन की कार्य की हेतु भी आवश्यक होते हैं, इंसुलिन के काम करने के लिए। और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु भी आवश्यक होता है कोई कोई खनिज, जैसे आयोडीन, है ना, थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अस्थि निर्माण के लिए भी ये सहायक होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से खनिज किस चीज में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है पोटेशियम। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज साथियों, पोटेशियम की चर्चा करेंगे हम इधर से। किसकी चर्चा? पोटेशियम की। तो पोटेशियम को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेशियम के स्रोत देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों? पोटेशियम के स्रोत देखेंगे। तो अगर हम पोटेशियम के स्रोत की बात करें तो पोटेशियम के स्रोतों में केला, क्या है साथियों? केला है, खजूर है, ठीक है, केला खजूर और ब्रोकली, केला खजूर ब्रोकली आदि। तो ये है पोटेशियम के स्रोत। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके कार्यों की, ठीक है। अगर हम प्रोटीन के वो पोटेशियम के कार्यों की बात करें तो इसका कार्य होता है सबसे पहले पेशीय संकुचन। क्या होता है? पेशीय संकुचन। इसके बाद तंत्रिका, तंत्रिका आवेग का, तंत्रिका आवेग का संचरण, तंत्रिका आवेग का संचरण। और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत अपघट्ट भी कहते हैं, तो इधर लिख देंगे विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन। ये किसके कार्य होते हैं साथियों? पोटेशियम के कार्य होते हैं। उम्मीद है सभी को इसके कार्य समझ में आए होंगे। आगे हम देखते हैं पोटेशियम के बाद अगला जो खनिज है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खनिज है हमारे शरीर के लिए, कैल्शियम, ठीक है। तो अब हम कैल्शियम को देखते हैं साथियों। तो अगर हम कैल्शियम को देखें तो इधर से सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्रोत की बात करेंगे कि कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम कैल्शियम के स्रोतों की बात करें तो दूध, पनीर, अंडा, मछली, मछली, साबुत अनाज, साबुत साबुत अनाज आदि, ये सब क्या होते हैं? कैल्शियम के स्रोत होते हैं। और साथियों इसमें एक चीज और है, जो इसके कार्य होते हैं। तो अगर हम इसकी कमी होती है किसी भी तत्व की, किसी भी खनिज की, तो उस कार्य में बाधा आती है, वही उससे संबंधित बीमारी भी हो जाती है। ये आप समझ सकते हैं इधर से। तो आगे हम देखें स्रोत के बाद कार्यों की। तो अगर हम कार्य समझें तो क्या है? हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों व दांतों को क्या करता है? मजबूती
प्रदान करता है और रुधिर स्पंदन में सहायता करता है। रक्त के स्पंदन में सहायता करता है। रक्त के स्पंदन में सहायता करता है, ठीक है। और इसके बाद पेशी संकुचन में ये भी सहायक होता है। क्या होता है? पेशी संकुचन में सहायक। पेशी संकुचन में सहायक। तो साथियों देखिए, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हड्डियों एवं दांतों में कमजोरी आएगी, है ना। और हड्डियों में कमजोरी आने से आपको पता है कि हमारा शरीर दर्द करता है, हड्डियां दर्द करती हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैल्शियम की टैबलेट देता है, कैल्शियम से संबंधित दवा देता है। वो उम्मीद है कैल्शियम के स्रोत और कार्य भी समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे सोडियम के, ठीक है। किसकी बात करेंगे साथियों? सोडियम की बात करेंगे। तो देखते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम से अभी तक ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं सोडियम को और इसके स्रोतों को भी देख लेते हैं और इसके बाद इसके कार्य देख लेंगे, ठीक है। तो अगर सोडियम के हम स्रोत समझें तो साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक और मछली अंडे आदि। मछली अंडे आदि, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसके कार्य की बात करें तो ये भी पेशी संकुचन में सहायक होता है, ठीक है। किसमें? पेशी संकुचन। इसके बाद ये भी तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक, के संचरण में सहायक। और भी कार्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन भी ये करता है। तो जो जो कार्य पोटेशियम का होता है वही कार्य लगभग लगभग सोडियम का भी होता है। तो इसके बाद हम जैसे आगे देखते हैं साथियों, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है क्या है? फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। इधर से प्रश्न बनते हैं कभी कभी, तो हम आगे देखेंगे फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में साथियों? फास्फोरस के बारे में देखेंगे। तो अब फास्फोरस के बारे में देखेंगे तो इसके स्रोत को देखेंगे। सबसे पहले स्रोत कौन कौन से हैं और इसके बाद इसके कार्यों को देखेंगे कि फास्फोरस के कार्य क्या होते हैं। तो फास्फोरस क्या करता है? तो सबसे पहले मिलता कहाँ है? तो दूध में मिलता है। ये कहाँ मिलता है साथियों? अगर फास्फोरस को देखें तो ये दूध में मिलता है, पनीर में भी मिलता है और कलेजी में भी मिलता है। हरी सब्जियों में, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें मिलता है। तो ये इसके स्रोत है और भी चीजों में मिल जाता है। और कार्य की बात करें इसके तो ये भी क्या करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों व दांतों को, हड्डियों व दांतों को मजबूती, हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये हो गए फास्फोरस के कार्य। और इसके बाद आगे हम बात करें, बहुत ही प्रमुख खनिज है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ से? आयोडीन से। कहाँ से साथियों? आयोडीन से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंट भी इधर लिख लेते हैं हम। तो इसके अगर हम स्रोत को देखें, आयोडीन के स्रोत और आयोडीन के कार्य, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो साथियों जो आयोडीन के स्रोत होते हैं, सबसे पहले तो आयोडीन नमक ही हो गया। क्या हो गया?
आयोडीन नमक। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, आयोडीन नमक हो गया। इसके बाद समुद्री खरपतवार क्या हो गया, इसके बाद हो गया समुद्री खरपतवार, क्योंकि समुद्र में काफी ज्यादा मात्रा होती है आयोडीन की, आयोडाइड की, मछली आदि। ठीक है, मछली आदि, ये हो गए इसके स्रोत। और अगर हम आगे बात करें इसके कार्य की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण का कार्य करता है, संश्लेषण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज है हमारे शरीर के लिए। अब हम आगे देखते हैं साथियों, जो अगला खनिज है वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। जो अगला खनिज है वो है मैग्नीशियम। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्रोत देखेंगे। क्या देखेंगे, स्रोत, और इसके बाद इसके कार्य देखेंगे। स्रोत देखेंगे और कार्य देखेंगे। स्रोत कौन कौन से होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। तो मैग्नीशियम का जो सबसे प्रचुर स्रोत होता है वो होता है कद्दू के बीज। क्या होता है, कद्दू के बीज। ठीक है, बादाम भी होता है। क्या होता है, बादाम, और पालक भी होती है। ठीक है, ये सब मैग्नीशियम के प्रचुर स्रोत होते हैं। और अगर इसके कार्यों की बात करें तो कैंसर से बचाव में सहायता करता है, कैंसर से बचाव करता है। और तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र व पेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र व पेशीय तंत्र की की क्रियाशीलता हेतु, क्रियाशीलता हेतु आवश्यक। ठीक है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा नर्वस सिस्टम, और जो पेशी सिस्टम होता है मांसपेशियों से संबंधित, तो उसकी क्रियाशीलता के लिए मैग्नीशियम बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे भी हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं इधर। मैग्नीशियम का जो प्रचुर स्रोत होता है वो क्या होता है, कद्दू के बीज। इसके बाद हम आगे अगर देखें साथियों, तो आगे है क्या, अगला तांबा। क्या है, तांबा। तो तांबा देख लेते हैं हम, कॉपर जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो स्रोत है वो समझेंगे, और इसके बाद कार्य समझेंगे। स्रोत और कार्यों के बारे में हम इसके जानेंगे। तो इसके जो स्रोत होते हैं तांबा के, मछलियां। ठीक है, मछलियां। इसके बाद यकृत। इसके बाद अनाज आदि, यकृत, अनाज आदि। ठीक है, और इसके जो कार्य होते हैं वो क्या होता है, अस्थि निर्माण में सहायक होता है। क्या है, अस्थि निर्माण में सहायक, अस्थि निर्माण में सहायक। और हीमोग्लोबिन का भी संश्लेषण करता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, और पाया कहाँ जाता है, मछलियों में, यकृत में, और अनाजों में पाया जाता है। क्या, कॉपर, जिसे हम तांबा भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे, तो आगे है जिंक। क्या है साथियों, जिंक, या हम जस्ता भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जिंक को समझें, तो सबसे पहले जिंक के हम स्रोत देखेंगे, और इसके बाद इसके फिर कार्य देखेंगे।
तो इसके जो स्रोत होते हैं जिंक के, वो भी लगभग मछली और यकृत, मछली और यकृत में पाया जाता है, कलेजी जिसे कहते हैं, है ना, काफी लोग पसंद करते हैं खाने में। और इसके जो कार्य होते हैं, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन की कार्य की हेतु आवश्यक, इंसुलिन की कार्य की हेतु जरूरी, हेतु जरूरी, इंसुलिन की कार्य की हेतु ये जरूरी होता है, और जिसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है ना। और कोबाल्ट, यहाँ से भी बहुत ही जरूरी प्रश्न बनते हैं साथियों, कहाँ से, कोबाल्ट से। तो हम कोबाल्ट को भी समझते हैं, तो कोबाल्ट के सबसे पहले हम स्रोतों को देखेंगे और इसके बाद इसके कार्यों को देखेंगे। तो ये लास्ट खनिज है। तो कोबाल्ट से अगर हम समझे तो कहाँ से मिलता है, ये भी मांस, मछली और जल से मिलता है। कहाँ से, मांस, मछली व जल आदि से, ठीक है। और कार्य इसके क्या होते हैं, आरबीसी संश्लेषण, ठीक है, लाल उदर कणिकाओं का संश्लेषण करता है, ठीक है। रेड ब्लड कार्बोसेल्स, विटामिन बी 12 का भी संश्लेषण करता है, क्या है, बी 12 का संश्लेषण, जो विटामिन बी 12 होती है, कोबाल्ट उसका भी संश्लेषण होता करता है। और जैसा कि आपको पता भी है, जो बी 12 का नाम होता है शाइनो कोबालामीन, क्या होता है, शाइनो कोबालामीन। तो इसी से आपको पता चल जाएगा बी 12 का संश्लेषण करता है। तो साथियों, ये हमने विभिन्न प्रकार के खनिज, उनके स्रोत और उनके कार्यों के बारे में हमने आज आपको बताया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और यहाँ से जो हमारा ये मानव पोषण वाला टॉपिक है, यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन उसके पहले जो कुछ ज़रूरी पॉइंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, वो हम देख लेते हैं कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो सबसे पहले एक चीज़ है इधर, क्या, सींग, ठीक है, बालों में, सींगों में, बालों में, नाखूनों में, ठीक है, नाखूनों में, खुर, खुर में और त्वचा में, ठीक है। त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अल्फा केराटिन। कौन सा पाया जाता है, अल्फा केराटिन। तो ये आपको याद रखना है, अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और इसके बाद एक चीज और इस समय बहुत चल रही है, क्या, न्यू न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या है, ठीक है, क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद। तो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद क्या होते हैं साथियों, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये होते हैं जो पोषण के साथ, क्या होता है, पोषण के साथ, पोषण के साथ औषधीय गुण भी रखते हैं, दवा का भी काम करते हैं, औषधीय गुण भी रखना, ठीक है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद कहलाते हैं। और इसके बाद एक चीज और है, विटामिन ए, मानव शरीर में, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है, ये भी प्रश्न काफी बनता है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ, यकृत में। कहाँ संचित रहता है, यकृत में रहता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद और भी अगर हम महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो अगली जो चीज है वो क्या है, बाल के बारे में तो हमने बता ही दिया आपको कि केराटिन प्रोटीन है, ठीक है। और अगर हमें जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है लंबे समय की कसरत के लिए, ठीक है, ज़्यादा देर तक काम करना है, तो हमें क्या ज़रूरी रहता है, तो लंबे समय की कसरत के लिए, लंबे समय की
कसरत के लिए जरूरी, क्या जरूरी होता है साथियों? लंबे समय की कसरत के लिए तो ये साथियों कार्बोहाइड्रेट जरूरी रहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा देर तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि एक गिलास पानी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्या एक गिलास पानी से, एक गिलास पानी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है? एक गिलास पानी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो साथियों शून्य इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पानी से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये आपको जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने आपको बताए। तो यहाँ से जो मानव पोषण चैप्टर है वो समाप्त होता है। उम्मीद है सभी को बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।